नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर की क्लास में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर एक ऐसा इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो हर परीक्षा में समान दृष्टि से उपयोगी है। और आप सभी को पता है कि कल अधीनस्थ बोर्ड ने परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया था, यानी कि अब हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है सोने का, व्यर्थ खोने का, क्योंकि अब परीक्षाएँ टाइम पर होएगी, नियत होएगी। सरकार की, बोर्ड की मंशा क्लियर है। तो दोस्तों, हमें भी तैयारी पूरी करनी है। इस बार इतनी मेहनत करनी है, इस बार इतना परिश्रम करना है कि हमारे हाथ में सरकारी नौकरी जरूर आए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कक्षा की क्या क्या रणनीति होगी। सबसे पहले हम आपको देंगे एक डोज। ये डोज आपको दी जाएगी, इस डोज से आप रहोगे पूरी तरीके से मोटिवेट। उसके बाद में दोस्तों कल के प्रश्न पर आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। उन विद्यार्थियों का नाम पढ़ा जाएगा जिन्होंने सही उत्तर दिया है और इस प्रश्न की हम डिटेल में पूरी की पूरी व्याख्या देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों खबरें सुपरफास्ट स्पीड से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। उसके बाद दोस्तों आज क्या है खास, आज 2 दिन है महत्वपूर्ण, उन दोनों दिवसों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रश्नों का पिटारा खुलेगा, उन पिटारों की एकदम विस्तृत व्याख्या होगी ताकि उन पिटारों से और भी प्रश्न अगर परीक्षा में बनते हैं तो वो हमारे सही हो जाए। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान जीके में भरतपुर का दूसरा अध्याय, भरतपुर के बारे में कल प्रारंभ करा था, दूसरा अध्याय होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले आपके लिए मोटिवेशन डोज जो इस प्रकार है। उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। बिल्कुल, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की ये जीवनी हो सकती है कि उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज़्यादा उस पर भरोसा था। मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में करिए और अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा करिए। जो किताबें आज आप पढ़ रहे हो, जो रातों को आज आप जग रहे हो, वो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हमारी तो किस्मत ही खराब है, उस किस्मत को भी झुकना पड़ेगा। उसे आपकी मेहनत पर, आप पर भरोसा होगा और निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप दृढ़ परिश्रम करोगे, अगर आपका टाइम टेबल सही होगा तो निश्चित रूप से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक ना कर सको। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कल का प्रश्न। कल का प्रश्न क्या था? कल का प्रश्न था आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कल की कक्षा में भी हमने चर्चा करी थी। और एक पुरस्कार होता है जो होता है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइज 2022। इससे किसको सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, विनोद अग्निहोत्री, विनोद शर्मा, उम्मेद जोशी या उम्मेद चौधरी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप में से कई विद्यार्थियों ने एकदम सही बताया, कई इस प्रश्न के उत्तर में कंफ्यूज भी थे, लेकिन कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम हैं दोस्तों। 2 लोगों को ये मिला था, 2 लोग नहीं, एक आप कह सकते हैं, एक तो संस्था और एक व्यक्ति। संस्था का नाम था गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और जो आपके व्यक्ति का नाम था विनोद शर्मा। सीनियर ब्यूरोक्रेट है, आईएएस ऑफिसर हैं विनोद शर्मा, इनको पुरस्कार दिया गया। तो चलिए इस पुरस्कार के बारे में, इस संस्था के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रश्न को पूरा 360 डिग्री अप्रोच से पढ़ते हैं ताकि कोई सा भी प्रश्न आ जाए, इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए एग्जाम में, तो हम उसे करने में सक्षम हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों उनका नाम देखते हैं जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया। चेलेसी शर्मा ने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है, रवीना सुवालका ने बताया है, नेहा विश्नोई, चीनू पारिक, हर्ष, ममता, उसके अलावा मनोज शर्मा, दुर्जन सिंह, नारायण सिंह, संघर्षी जीवन है, श्रुति, मोहम्मद आरिफ, लोकेश लखेरा, धर्मेंद्र सैनी, जिया मीणा, रूपा, बबीता, पिंटू, कविता, जितेंद्र, आर दाडीच, इन सभी व्यक्तियों का उत्तर एकदम सही है। और कई विद्यार्थियों ने तो प्रश्न के उत्तर के साथ में, जो मैं बार बार कहता हूं, 360 डिग्री अप्रोच के साथ काम कराए। इसी तरीके से पढ़ते जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सके। तो दोस्तों हम किस पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सीधी सी बात है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। सुभाष
सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस नाम से मनाई जाती है? इनकी जयंती मनाई जाती है पराक्रम दिवस के नाम से। देखिए, सारी पुरानी चीजें रिकॉल करते रहिए, नई चीजें याद करते जाइए और नई प्लस पुरानी को साथ में जोड़ते जाइए। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पेपर आसानी से निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस पुरस्कार के बारे में। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, सबसे पहला संस्थान के रूप में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, उसके साथ साथ सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा। ठीक है, तो आपको दो नाम याद रखने हैं, एक तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एक तो फर्स्ट वो हो गया। उसके बाद में जो हो गया सिक्किम राज्य आपदा प्राधिकरण, इसके क्या हैं? इसके उपाध्यक्ष हैं जिनका नाम है विनोद शर्मा। इन दोनों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 मिला है। यानी कि इस बार तो जैसे प्रश्न में मैंने सीधा यही पूछा किसे मिला है, 4 ऑप्शन थे, लेकिन आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए ये 2 नाम भी दे सकता है और उसके बाद पूछे ए व बी दोनों, तो आप कहेंगे कि 2 को मिला है। संस्था की कैटेगरी में मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को और जो व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है विनोद शर्मा को। और विनोद शर्मा कहां से इन लिंक है? ये है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। चलिए अब एक एक के बारे में डिटेल से देखते हैं, उससे पहले इस पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों को आपदा प्रबंधन में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया। ठीक है, बहुत अच्छा काम करा, एक्सीलेंस वर्क करा। विशेषकर गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसलिए दिया गया क्योंकि गुजरात एक ऐसा क्षेत्र है, जब याद करिए आपने बचपन में सुना होगा कि गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, भूकंप आया था, उसके बावजूद भी गुजरात में समय समय पर आपदा आती रहती है। बहुत बड़ा एरिया गुजरात में कच्छ के रण से संबंधित है, यानी कि मरुस्थल से। उसके बावजूद वहां के आपदा प्रबंधन ने इतना अच्छा काम करा है कि अब गुजरात उन आपदाओं से मतलब क्षति नहीं पहुंचती गुजरात को। गुजरात का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंस है, इसलिए गुजरात को चुना गया। और उसके साथ में सिक्किम के जो उपाध्यक्ष थे विनोद शर्मा जी, इनको इसने चुना गया क्योंकि सिक्किम की भी अगर आप ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें, सिक्किम की जो अगर आप स्थिति देखें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जंगल है, पर्वत है, ठीक है, रास्ता भी क्लियर नहीं है। उसके बावजूद वहां पर आपदा प्रबंधन का बहुत अच्छा काम करा, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के विजन पर काम करा, इसलिए इन दोनों को चुना गया। चलिए उसके बाद में गुजरात आपदा प्रबंधन को संस्थागत श्रेणी मतलब इंस्टीट्यूट कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला गया। ठीक है, जबकि विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी मतलब हो गया विनोद शर्मा जी को पर्सनल आपके अवार्ड मिला। ये 2 नाम आपको याद रखना है, व्यक्तिगत श्रेणी विनोद जी और संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। उसके बाद में 2019, 2020, 2021 के पुरस्कार विजेताओं के साथ पुरस्कार मिला। कोरोना काल चल रहा था, इसलिए 19, 20, 21 को भी साथ में ही करा। पिछले 2 सालों से ये फंक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए चारों के चारों पुरस्कार एक साथ प्रदान किए गए। उसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी 2022 को आयोजित अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुरस्कार दिया गया। सुभाष चंद्र बोस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती मनाई जा रही है वो 125वीं जयंती है। हमारा देश हमारे भारत माता के सबसे बड़े सपूतों में से एक सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। इसीलिए बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं सुभाष चंद्र बोस पर। सुभाष चंद्र बोस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कई प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसलिए आपको इन सब को अलग अलग भी पढ़ना है और एक साथ समग्रता से भी देखना है। उसके बाद में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित वार्षिक पुरस्कार है। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भारत में संगठन और व्यक्तियों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करता है। पुरस्कार की घोषणा 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। चलिए इसमें आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है स्टेटमेंट पर कि जो ये आपका पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस
बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह पराक्रम दिवस पर दिया जाता है। एग्जामिनर अगर फंसाना चाहे तो इसे पूछ सकता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कब दिया जाता है? पराक्रम दिवस पर। अब ये उसी के सही होगा जिस बच्चे ने गंभीरता से पढ़ा है, जिसको सतही जानकारी होगी, वो कहेगा कि नहीं, ये तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिया जाता है। और जिसने डीप में पढ़ा होगा उसे पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वही वास्तव में क्या है? पराक्रम दिवस है। चलिए, एक संस्थान के मामले में पुरस्कार में 51 लाख रुपए नगद मिलते हैं और उसके साथ में प्रमाण पत्र मिलता है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट मिलता है। क्योंकि संस्था बड़ी होती है इसलिए संस्था को 51 लाख रुपए मिलते हैं और साथ में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति होगा, व्यक्ति को लगभग 10% यानी कि 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र मिलेगा। अब आपको ये पता लग गया कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, यह पुरस्कार क्यों दिया गया। अब हम एक एक का डिटेल में पढ़ते हैं। यही मैं बार बार आपको कहता हूं कि पहले एक साथ पढ़ लिया, अब एक एक का डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या संगठन, वो क्या है? GIDM। GIDM की स्थापना 2012 में हुई थी। अपनी स्थापना के बाद से गुजरात में आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब मिटिगेशन को बढ़ाने में काम कर रहा है। गुजरात, जो कि मैंने पहले बताया था, बार बार भूकंप से प्रभावित क्षेत्र था। अब गुजरात में आपदा के कारण जो नुकसान हो, उस नुकसान को कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में रणनीतिक रूप से डिजाइन किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत GIDM ने महामारी के दौरान बहु जोखिम प्रबंधन कमी से संबंधित विविध मुद्दों पर 12,000 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है। 12,000 प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी है, ताकि अगर कभी कोई आपदा आ भी जाए, अगर कोई आपदा घटित भी हो जाए, तो उस डिजास्टर में ये जो प्रोफेशनल है, जिनको ट्रेनिंग है, जिनको स्किल है, वो उस आपदा से, उस डिजास्टर से लड़ सके। चलिए, उसके बाद में क्या है दोस्तों? ये तो हो गया गुजरात का। अब है विनय शर्मा। तो विनय शर्मा को क्यों सम्मानित किया गया है? विनय शर्मा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में वरिष्ठ प्रोफेसर और सिक्किम राज्य आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है, इसमें ये वरिष्ठ प्रोफेसर है, सीनियर IAS है। उसके अलावा ये सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। यह वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक समन्वयक थे, जो अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र, जिसका नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे विनय शर्मा जी। उसके बाद में उन्होंने आपदा जोखिम में कमी को राष्ट्रीय एजेंडे में सबसे आगे लाने का काम करा, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उन्होंने क्या करा? आपदा जोखिम है, उन्होंने कहा कि एक देश का राष्ट्रीय एजेंडा होता है। राष्ट्र का राष्ट्रीय एजेंडा का मतलब होता है हमारे देश की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। उन्होंने कहा कि भारत इतना विशाल क्षेत्र है, भारत में कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं भूकंप है, कहीं सुनामी है, कहीं भूस्खलन है, मतलब बहुत ज़्यादा भारत में प्राकृतिक आपदाओं की संभावना आती है। और क्षेत्र वाइज क्षेत्र, एरिया वाइज एरिया भी अलग अलग है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है। तो हमारा जो नेशनल एजेंडा होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय एजेंडा होना चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज होनी चाहिए जन धन की हानि रोकना। किससे रोकना? आपदा से रोकना। इसमें उन्होंने काफी ज्यादा काम करा और उस काम के कारण उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिली थी। उसके बाद में दोस्तों ये हम एक प्रश्न देख चुके हैं। देखा आपने, एक छोटा सा प्रश्न था और उस प्रश्न के कितने सारे आयाम पढ़े। इन्हीं आयामों के द्वारा अगर हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। चलिए, अब बारी है हमारे दूसरे सेशन की, जिसका नाम है खबरें सुपरफास्ट। सुपरफास्ट स्पीड से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सुपरफास्ट स्पीड से ही उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में मोहम्मद सलीम का 83 ईयर की आयु में निधन हो गया। मोहम्मद सलीम है, ये सलीम साहब का निधन हो गया। आपको बताना है ये किस पेशे से जुड़े हुए थे। मोहम्मद सलीम का प्रोफेशन क्या था? अभिनय, खेल, पत्रकारिता या चित्रकारी?
दोस्तों एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व से रिलेटेड। और व्यक्तित्व में कौन से प्रश्न आते हैं? किसी को कोई बड़ा पुरस्कार मिला, किसी का कोई बड़ी नियुक्ति हुई, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, या किसी का निधन हो गया। इनको एक साथ एग्जाम के टाइम पर सूची से याद करना जो करा जाता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, भूलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसलिए एक बार हमें साथ साथ में जो भी नया डेवलपमेंट हो रहा है वो क्लास में लेते हुए चलना चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा न हो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो मोहम्मद सलीम है वो चित्रकारी यानी कि पेंटिंग करते थे, पेंटर है। अगला प्रश्न है, ये देखिए आपके सामने मोहम्मद सलीम साहब का चित्र है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी अभिनेत्री भारत की पहली यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन? देखिए क्या है, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन गई है। ऑप्शन है आपके सामने, अभिनेत्रियों के नाम है ऐश्वर्या राय, दिया मिर्जा, प्राजक्ता कोली या नताशा तनेजा। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूथ क्लाइमेट चैंपियन का पद पाया है। बहुत बड़े गौरव की बात है। पर्यावरण के संरक्षण में इनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुना जाता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, उस अभिनेत्री का नाम क्या है? उस अभिनेत्री का, उस हीरोइन का नाम है प्राजक्ता कोली। जी हाँ दोस्तों, प्राजक्ता कोली यूट्यूबर है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने वेब सीरीज में भी काम करा है। यह एक अभिनेत्री हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन से सम्मानित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यह भारत की पहली अभिनेत्री है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने TOI 2180b, ये क्या है? ये एक ग्रह का नाम है, ग्रह की खोज करी है। यह ग्रह किस ग्रह के समान है? यह एक ग्रह है, वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। साइंस से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, कि कई बार क्या होता है, वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे जाते रहते हैं ग्रह, और उन ग्रहों का नामकरण अब किस प्रकार से होता है, उनको एक न्यूमेरोलॉजी यानी कि एक अंक गणित के हिसाब से नाम दिया जाता है। इसके पीछे की भी पूरी विज्ञान है, कभी समझेंगे उसको भी। आपको बताना है कि इस ग्रह का जो आकृति है वो किस ग्रह के, हमारे सौरमंडल के जो ग्रह है उसमें से किस ग्रह से मिलती जुलती है। क्या वो बुध है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि इस ग्रह की आकृति मिलती जुलती है आपके बृहस्पति से, बृहस्पति ग्रह से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति का विलय किसमें कर दिया गया है? इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति थी, उस अमर जवान ज्योति को विलय कर दिया है एक दूसरे से, एक दूसरी जगह से। और इसको लेकर समाचारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही थी। कुछ लोगों के द्वारा, अपोजिशन पार्टी के द्वारा इसे शहीदों का अपमान बताया गया था कि अमर जवान ज्योति में इतने सारे सालों से ये ज्योति चल रही थी, आपने इस ज्योति को विलय करने के नाम पर बुझाने का षड्यंत्र करा है, ऐसा अपोजिशन पार्टी कह रही थी। जबकि जो सत्ताधारी दल है उसके द्वारा ये कहा गया कि आपके जो अमर जवान ज्योति है, उस अमर जवान ज्योति में जो ज्योति जल रही है वो सिर्फ और सिर्फ उसी समय के युद्ध की चल रही है जिसे 1971 का वार कहा जाता है, यानी कि कांग्रेस शासित सरकार था। जबकि इसे स्थानांतरित जहां करा है वहां पर आज़ादी के बाद में जितने भी शहीद हुए हैं, जितने भी भारत माता के लिए कुर्बान हुए हैं, उन सभी शहीदों को समर्पित एक संस्थान, एक म्यूजियम है, वहां पर इस ज्योति को चलाया गया है। खैर भारत में कोई डेवलपमेंट हो और उस पर पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये न्यूज में यह आपके समाचारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए कहाँ पर विलय किया गया? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय शहीद स्मारक, राष्ट्रीय विजय स्मारक या राष्ट्रीय सैन्य स्मारक? प्रश्न का उत्तर क्या है? नेशनल वार म्यूजियम यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। देखिए अमर जवान ज्योति से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वार म्यूजियम में स्थानांतरित करा गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर एक तरीके से न्यूज में यही था। तमाम अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा ट्वीट किया गया कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम इस ज्योति को फिर से जला दिया जाएगा। और उसका बचाव किया गया इस फैसले का सत्ताधारी दल के द्वारा
कि आपने शहीदों का भी बंटवारा कर दिया, लेकिन इस जो नेशनल वार म्यूजियम है, यहाँ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, इसमें ये जो ज्योति जलेगी ये देश की आज़ादी के बाद देश की आज़ादी के बाद टिल नाउ यानी कि अभी तक के जितने भी शहीद हुए हैं उन सारे शहीदों के सम्मान में है। तो आपको दोनों ही पक्ष पता लग गया है। यहाँ पर आपको किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना है। मैंने आपको बताया कि दोनों ही, ये सत्ता दल और विपक्ष दोनों के द्वारा क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए, और ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि चर्चाओं में काफ़ी ज़्यादा रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में पहला स्थान किसने प्राप्त करा है। यह इंडेक्स है, इसने एक बार फिर जिसका पिछली बार भी नाम था उसे ही विश्व के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं की सूची में शामिल करा है। पहले नंबर पर है, बताइए उसका उत्तर क्या है। इमरान खान, जो बाइडेन, पुतिन या फिर नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के इमरान खान, अमेरिका के जो बाइडेन, रूस के पुतिन या भारत के नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी। ये देखिए, मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर में अप्रूवल रेटिंग दी जाती है। इसके द्वारा अप्रूवल रेटिंग का मतलब होता है समर्थन रेटिंग। परसेंटेज में, प्रतिशत में पता लगता है कि किसी भी लीडर को कितना ज़्यादा समर्थन प्राप्त है। और इस सूची में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर 71%, देखिए बहुत बड़ी बात है, 71%। ये देखिए विश्व के जितने भी नेता हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इनसे पीछे हैं, काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। बोरिस जॉनसन बेचारे को तो मात्र 26% लोगों का समर्थन हासिल है। लेकिन इस सूचकांक के हिसाब से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्हें 71%, 71% लोगों का अप्रूवल हासिल है। और इस तरीके से ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? बुक्स एंड ऑथर, जो मैं आपको बताता हूँ, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा के समय में फिर से वही कहूँगा, एक साथ एक सूची याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन साथ साथ में हम पढ़ते जाएं और ए बुक के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में भी पढ़ लें तो हमारा क्या होगा, हमारे कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पता चल जाएगी और कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चल जाएगी, ताकि हम उसे भूलेंगे नहीं। तो इस बुक में क्या है दोस्तों, यह बुक एक बहुत ऊंचे पद पर पहुंची हुई महिला के द्वारा लिखा गया है और उन्होंने लिखा है कि एक वर्किंग वुमेन होती है, वर्किंग वुमेन की लाइफ कैसी है और वर्किंग वुमेन किस तरीके से लाइफ को, वर्क को और लीडरशिप को मैनेज करती है। मुश्किल काम है लेकिन इन्होंने करके बताया है। और हमारे देश में न जाने कितनी वर्किंग वुमेन्स है, आप में से भी कई लोग तैयारी कर रहे होंगे, जो हमारी स्टूडेंट है, महिला छात्र विद्यार्थी हैं, वो सभी भगवान से प्रार्थना है कि अपनी अपनी मंजिल प्राप्त करें। आप में से कई ग्राम विकास अधिकारी बनेंगे, कई अध्यापक बनेंगे। तो उसके बाद में वो किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने वर्क को, और अगर आप ऊंचे पद पर जाते हो तो लीडरशिप यानी कि सबऑर्डिनेट को मैनेज करके चलते हो, ये पूरा का पूरा वर्णन है इस किताब में। बहुत ही अच्छी किताब है, एग्जाम के बाद अगर कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़ना। ऑप्शन है आपके सामने, अरुंधति शर्मा, अरुंधति भट्टाचार्य, सुषमा शर्मा या सुषमा भट्टाचार्य। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अरुंधति भट्टाचार्य। देखिए, अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप, ठीक है, इंडोमिटेबल, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अनिल कुमार चौधरी को किसका सीईओ बनाया गया? अनिल कुमार चौधरी साहब को किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है? ऑप्शन है रिलायंस, जिला, टाटा, एसआर कैपिटल या कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा एसआर कैपिटल। अनिल कुमार चौधरी को एसआर कैपिटल कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है।
चलिए, तो इस तरीके से हमने देख लिया है सुपरफास्ट। अब देखते हैं आज क्या है खास। दोस्तों, आज 2 दिन है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कल का दिन जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण होगा, रिपब्लिक डे, जिसको मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। वो गणतंत्र दिवस सफल जब हो पाएगा जब आज का दिन सफल होगा, यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, लोगों को अवेयर करना, उनके वोटिंग राइट्स के प्रति अवेयर करना, वोटिंग ड्यूटी के प्रति अवेयर करना कि दोस्तों, आप सरकार की आलोचना करते हो, आप नेताओं की आलोचना करते हो कि नेता सही ढंग से काम नहीं करते, लेकिन उन नेताओं को चुनते कौन है? हमें जब 5 सालों में एक दिन मिलता है वोट करने का, तो उस दिन हम छुट्टी मना लेते हैं, या सिर्फ जाति, पंथ या फिर रिश्वत के आधार पर नेता का चुनाव कर लेते हैं और उसके बाद हम सिस्टम को दोष देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हमें हमारा नेता काम के हिसाब से चुनना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें गौण होनी चाहिए। एक सशक्त मतदाता ही एक सशक्त गणतंत्र की निशानी होती है और भारत के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में कितने सारे लोग नेताओं को चुनते हैं। तो उस दिन हमें न जाति देखनी है, न धर्म देखना है जिस दिन चुनाव करने जाना है, न हमें ये देखना है कि इस व्यक्ति ने हमें इतना रिश्वत दिया है। हमें सिर्फ हमारे देश के बारे में सोचना है और सही मायनों में ये कहे 25 जनवरी का दिन अगर अच्छा होगा तो 26 जनवरी यानी कि जो हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, वो भी अच्छा हो पाएगा। चलिए, उसके बाद में जो आज ही का दिन मनाया जाता है बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन भी नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी आज ही बनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस। कोरोना के कारण इस चीज पर बहुत ज़्यादा रोक लग गई है पर्यटन पर, लेकिन दोस्तों भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, जिसमें आप किसी भी जगह से कहीं भी चल जाओ, हर जगह में नई भाषा मिलेगी, नई बोली मिलेगी, नई संस्कृति मिलेगी और नए पर्यटन के क्षेत्र मिलेंगे। हमारे देश को अगर पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम निवेश करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, हमें काफ़ी ज़्यादा उन्नति मिलेगी। इसीलिए राजस्थान सरकार हो, भारत सरकार हो, सबके द्वारा पर्यटन के क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। टूरिज्म अगर हमारा ग्रोथ होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी, हमारे सर्विस सेक्टर ग्रोथ होगा और ओवरऑल भारत की जीडीपी बढ़ेगी। कोरोना के कारण जरूर है कि भारत में पर्यटन थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो विपदा है, अंतर्राष्ट्रीय विपदा है, यह भी ख़त्म हो जाए और उसके बाद एक बार फिर हम पर्यटन के क्षेत्र में आगे जाएं। टूरिज्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट आपको पता है, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। राजस्थान टूरिज्म ऐप, राजस्थान टूरिज्म ऐप, ये मैं आपको बता चुका हूं। यही करना है दोस्तों, ये नहीं कि आगे का पढ़ते जाएं पीछे का भूलते जाएं। राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है करिश्मा हाडा को। करिश्मा हाडा को। राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। 2 दिन पुरानी जो क्लास है उसमें मैंने पर्यटन से संबंधित सारे फैक्ट बताए थे, उन फैक्ट को भी एक बार फिर रिवीजन कर देना। यही करंट अफेयर की क्लास का मतलब है, यानी कि आपके एक दिमाग की एक्सरसाइज करवाना इस क्लास का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज के दोनों दिन हमें समझ में आ गए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इन दोनों दिवस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे बारी है पिटारा खुलने की। पिटारा किसका खुलेगा? प्रश्नों का पिटारा। और उन पिटारे के साथ में उन प्रश्नों को हम व्याख्यात्मक ढंग से देखेंगे कि अगर उन प्रश्नों से और भी कोई प्रश्न बन सके तो क्या हम उसका उत्तर देने में सक्षम हो पा रहे हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां पर स्थित है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लखनऊ, अहमदाबाद, गांधीनगर या रायपुर। भारत की
पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। पैरालंपिक, अभी जो हमारे पैरालंपिक हुए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में, उसमें भारत के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा और उसमें भी प्रमोद भगत जैसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैडमिंटन में बहुत अच्छा काम करा, पैरा बैडमिंटन में। तो इसीलिए पैरा जो हमारे जो पैरा खिलाड़ी है यानी कि हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं और बैडमिंटन खेलते हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी और अच्छी ग्रोथ हो सके, भविष्य में वो भारत के लिए और पदक ला सके, इसके लिए पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करी है। चलिए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ यूपी में स्थापित की गई है। इसमें सभी उन्नत सुविधाएं उपकरण है। यह सेटअप स्टेड ही डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। बता चुका हूं आपको, हमारा ये बार वाला जो पैरालंपिक था, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण था। भारत ने कई पदक जीते हैं और इसीलिए भारत की तरफ से अब ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो 2024 में पेरिस पैरालंपिक हो, ठीक है, पेरिस में ही ओलंपिक होगा और पेरिस में ही पैरालंपिक होगा, उसमें हम अधिक से अधिक पदक जीत सके। तो इसलिए आपको याद रखना है पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न चर्चा करते हैं। इससे पहले बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना, याद रखना इनका नाम, गौरव खन्ना हमारे कोच हैं, ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। हमारी जो पैरा बैडमिंटन टीम है उसके कोच हैं गौरव खन्ना जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बाघ संरक्षण पर चौथे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया? बाघ का मतलब क्या होता है? बाघ का मतलब होता है टाइगर। टाइगर कंजर्वेशन पर फोर्थ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन में किस मंत्री के द्वारा भाग लिया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण या फिर अमित शाह। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है बाघ संरक्षण पर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने भाग लिया था। चलिए, बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया, मलेशिया सरकार द्वारा आयोजित किया गया और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा समन्वित किया गया। इसकी होस्ट कंट्री कौन है? मलेशिया। मलेशिया होस्ट कंट्री है। कोऑर्डिनेटर कौन है? ग्लोबल टाइगर फोरम। ये सारे के सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, होस्ट कंट्री, कोऑर्डिनेटर, ये एग्जामिनर अगर इसको डिटेल में बनाना चाहे, प्रश्न को थोड़ा कठिन बनाना चाहे, होती यही इन्फॉर्मेशन है। बस थोड़ा सा डीप में अगर हम पढ़ लें तो हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। अगर वो कठिन भी बनाएगा तो भी हम करने में सक्षम होंगे, और अगर कठिन थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लिया और सरल पूछ लिया तब तो हमारे बल्ले बल्ले। चलिए, भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा? भारत का प्रतिनिधित्व करा केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव, जो कि पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। उसके बाद में एएमसी ने कुआलालंपुर संयुक्त वक्तव्य को अपनाया गया, जिसमें 14 प्रतिबद्धताओं को सूचीबद्ध किया गया था। कुआलालंपुर संयुक्त वक्तव्य, ठीक है, यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट, कुआलालंपुर जॉइंट स्टेटमेंट। कभी भी कोई बैठक होती है, उस बैठक में जहां पर आयोजित हो रही है, उस बैठक के बाद में उसका एक निष्कर्ष होता है, और जितनी भी पार्टी अगर वो सहमत है तो उन सब के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जिसे कहते हैं संयुक्त वक्तव्य, यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट। और उससे आगे उस शहर का, उस जगह का नाम लिखा जाता है। जैसे पेरिस जॉइंट स्टेटमेंट, वैसे ही हो गया मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर संयुक्त वक्तव्य। इसमें 14 प्रतिबद्धताओं को, 14 प्रतिबद्धताएं यानी कि 14 ऐसी बात है जिन्हें सूचीबद्ध किया गया कि इन 14 बातों को हमें अपनाना ही अपनाना है। चलिए, उसके बाद में भारत का राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघों के पुनरुत्पादन के लिए दिशा निर्देशन या मान संचालन प्रक्रियाओं के साथ सामने आएगा, जिसका उपयोग अन्य टाइगर रेंज देशों द्वारा किया जा सकता है। बाकी जितने भी टाइगर रेंज हैं उन सब के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है। यानी कि भारत कह रहा है कि हमने टाइगर कंजर्वेशन पर काफ़ी ज़्यादा काम करा है, अगर हमारे सिद्धांत, अगर हमारी बात को आप अप्लाई कर लेते हो तो इससे हमें कोई
प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में विशेष रूप से भारत ने लक्षित वर्ष 2022 से 4 साल पहले 2018 में ही बाघों की आबादी को दोगुना करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत का टारगेट था कि मैं 2022 तक क्या करूंगा, बाघों की संख्या डबल कर दूंगा, और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हमने कोई टारगेट लिया और उस टारगेट को 4 साल पहले ही पूरा कर लिया। इसीलिए भारत की जो खासकर टाइगर कंजर्वेशन, बाघ संरक्षण के प्रति जो रणनीति है, उसको पूरे के पूरे विश्व में पसंद किया जाता है, पूरे के पूरे विश्व में उल्लेखनीय माना जाता है। और भारत ने भी कहा कि अगर आप हमारी रणनीति एडॉप्ट करना चाहते हैं तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे। चलिए, भारत ने ये कहा है कि रूस के, ठीक है, कहाँ पर, रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट 2022 के लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने के लिए टाइगर रेंज देशों को सुविधा प्रदान करेगा। भारत ने तो सीधा ये कह दिया कि कोई बात नहीं, हम आपको फैसिलिटी देंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और हम आपको वो स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे हमारे यहाँ पर बाघों की जनसंख्या में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। चलिए, भारत में बाघ संरक्षण के लिए बजटीय आवंटन 2014 में 185 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2022 में 300 करोड़ रुपए हो गया है। हमने पैसे भी खर्च करे हैं, सीधी सी बात है, इन्वेस्ट नहीं करते तो कोई भी क्वालिटी नहीं आती। इसीलिए हमने पहले 185 करोड़ रुपए देते थे बाघ कंजर्वेशन के लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, अब उसे कर दिया 300 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से हमने बाघ संरक्षण के बारे में पढ़ लिया। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहे आदि बद्री बांध, आदि बद्री बांध का संबंध किस राज्य से है? काफी ज्यादा न्यूज में रहा था कि दो राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव मिले हैं और एक तरीके से कई सारी प्रॉब्लम्स को, जिसमें पेयजल आ गया, जिसमें आपके पानी से जुड़ी हुई बीमारियां आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इन सब को दूर करने के लिए आदि बद्री बांध एक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। आपको बताना है उसका संबंध किस राज्य से है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ए व बी दोनों, या फिर कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए व बी दोनों, यानी कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों का ही संबंध है। ये देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम रमेश दोनों एक साथ हैं, और इसका संबंध किससे है? सरस्वती नदी पुनरुद्धार धरोहर विकास परियोजना। ठीक है, यानी कि हरियाणा सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है कि हमारे प्राचीन समय में जो सरस्वती नदी बहती थी, उस सरस्वती नदी का पुनरुद्धार हो, और उसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश को साथ में लिया है। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। 21 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए हरियाणा के यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र के पास हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ पर आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्या हुआ? हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है, लेकिन बांध कहां बनेगा? बांध बनेगा आपके हिमाचल प्रदेश में। इसलिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सरकारें साथ में आई है, एमओयू पर साइन करा है। मुख्यमंत्री आपको नाम पता है, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश हरियाणा के दोनों के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी द्वारा पंचकुला में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक बहुत बड़ा हमारे लिए डेवलपमेंट है कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ आए हैं, और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, सबसे पहले तो इसमें है, आपको ये याद रखना है, सरस्वती नदी का पुनरुद्धार, सरस्वती नदी का पुनरुद्धार, और दूसरा स्टेटमेंट ये याद रखना है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, डबल एच। चलिए, और इसके साथ में दोस्तों, जब सरस्वती नदी का जिक्र आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि प्रयागराज बनारस में, जिसे संगम कहा जाता है, संगम में क्या होता है, इलाहाबाद में, गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी है। तो गंगा यमुना तो डायरेक्ट वहाँ पर आती है, आज भी है, पर यह माना जाता है कि सरस्वती नदी जो किसी ज़माने में भारत में बहा करती थी, वो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। और तो वर्तमान केंद्रीय सरकार और विशेषकर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इस सरस्वती नदी का पुनरुद्धार हो, सरस्वती नदी का वापस पुनः गौरवहासिन हो। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में वैज्ञानिकों ने WASP-103b, ध्यान से देखिएगा, WASP-103b नामक ग्रह की खोज करी। इसकी आकृति किसके समान है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो ग्रह की खोज हो रही है, नित्य नए ग्रह की खोज होती है। इनका पहले तो क्या होता था दोस्तों, नाम दिया जाता था।
कोई ना कोई नाम दे देते थे। लेकिन उसके बाद में एक कमेटी बैठी थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसके द्वारा एक नोमेनकल्चर बनाया गया, एक नामकरण बताया गया, जिसमें अंक गणित के साथ में और उसमें कुछ अक्षरों के माध्यम से इनको अंकित किया जाता है कि कौन से दिन किस ग्रह से, मतलब कौन से अक्षर से कौन सा ग्रह डिनोट होगा। इसीलिए ये नाम है WASP 103b। किसी दिन हम डिटेल में देखेंगे कि ये ग्रहों का नामकरण कैसे दिया जाता है। फिलहाल आप बताइए कि इस ग्रह की आकृति किसके समान है? एक फ्रूट के समान है या एक सब्जी के समान है? आलू, पपीता, खरबूजा या केला? ठीक है, बताइए, आलू जैसा है, खरबूजे जैसा है, पपीता जैसा है या केले जैसा है? यह जो ग्रह है मेरे भाइयों, यह ग्रह है आपके आलू के जैसा, आलू के जैसा, पोटैटो के जैसा है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। खगोलविदों ने WASP 103b नामक आलू के आकार के एक्सोप्लैनेट की खोज करी। खगोलविदों ने घोषणा करी कि आलू के आकार का ग्रह, जिसे शुरू में 2014 में खोजा गया था, जिसका नाम WASP 103b है, सौर मंडल से लगभग 1800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हरक्यूलिस नक्षत्र में स्थित है। कहां पर है ये? हरक्यूलिस नक्षत्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न के साथ में मैं आपको एक IR का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। इस प्रश्न में हम 5 से 7 मिनट देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है, एक देश का नाम बहुत आता है जिसका नाम है इजराइल। इजराइल क्या है? इजराइल की स्थापना कैसे हुई? इजराइल फिलिस्तीन वार क्या है? भारत का स्टैंड क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, विशेषकर जो बच्चे RS मेंस दे रहे हैं, ठीक है, या जिन्हें सिविल सर्विस में जाना है, उन्हें इस तरीके के प्रश्नों को पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके एनालिटिकल प्रश्न है। प्रश्न देखिए सबसे पहले, हाल ही में चर्चा में रहे इजराइल फिलिस्तीन विवाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत, एक थ्योरी है, 2 नेशन थ्योरी, इसका भारत ने क्या करा? ऑप्शन ए समर्थन, ऑप्शन बी विरोध, ऑप्शन सी न्यूट्रल रखा, ऑप्शन डी स्टैंड क्लियर नहीं। भारत ने क्या? द्विराष्ट्र सिद्धांत। यहां पर द्विराष्ट्र सिद्धांत ध्यान रखना किस देश के संबंध में है? इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में। क्या 2 नेशन थ्योरी इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में भारत ने उसका फेवर करा? क्या उसका विरोध करा, यानी कि भारत उसके अगेंस्ट है? क्या भारत न्यूट्रल है? भारत ने कहा कोई मतलब नहीं है समर्थन या फेवर, या भारत का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है? क्या भारत का स्टैंड क्लियर नहीं है? भारत कभी फेवर कर देता है, कभी अगेंस्ट कर जाता है? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और विशेषकर वर्तमान NDA सरकार आने के बाद में ये देखा गया है, कई आलोचकों ने यह आरोप लगाया कि भारत ने अपनी इजराइल पॉलिसी बदल दी है। उस संदर्भ में यह प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, भारत ने द्विराष्ट्र सिद्धांत इजराइल के संदर्भ में, याद रखना, यह जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, यह इंडिया पाकिस्तान वाला नहीं है, यह द्विराष्ट्र सिद्धांत है इजराइल और फिलिस्तीन का। भारत ने इसका समर्थन करा है। जी हां, भारत ने इसका फेवर किया है। कई लोगों को आपत्ति हो सकती है, कई लोग कहेंगे सर फेवर क्यों करेगा, अभी तो मोदी सरकार है, मोदी सरकार तो इजराइल की हितैषी है। सर भारत इजराइल संबंध तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। जो हमारे इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू, उनके संदर्भ में वो मोदी को अपना बड़ा भाई बोलते हैं, उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ चीजें हैं जो कॉमन चलती है। चलिए इस प्रश्न के साथ में हम पूरा का पूरा इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है वो A to Z देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मध्य पूर्व पर खुली बहस में भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी दृढ़ और अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है और एक 2 राष्ट्र समाधान पर बातचीत का समर्थन किया है। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी झंझट है इजराइल और फिलिस्तीन। इतने सारे मुस्लिम देशों के बीच में एक इजराइल का अस्तित्व है और इजराइल और फिलिस्तीन 2 अलग अलग देश हो, ऐसी डिमांड रही है कई मुस्लिम देशों की, और इस डिमांड का समर्थन भी करा है भारत ने। और भारत ने एक बार फिर कहा है, अपना स्टैंड क्लियर करा है कि भले ही हमारे इजराइल के साथ कितने अच्छे संबंध हो, लेकिन उन संबंधों के आधार पर जो हमारी मॉरल वैल्यू
वैल्यू है, जो हमारे नैतिक सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को हम नहीं खो सकते। भारत ने एक बार फिर डंके की चोट पर कहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो ओपन बहस हो रही थी, उस बहस में कहा है कि हम इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन का, और एटलीस्ट इसके संदर्भ में बातचीत तो हो। चलिए, इस बैठक में दो राष्ट्र समाधान को नष्ट होने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की दृढ़ प्रतिबद्धता को पुष्टि करने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा संकल्प 2334 को पारित किया गया। उन्होंने कहा कि इजराइल इतना ताकतवर हो रहा है, इजराइल की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि कहीं ये ना हो जाए कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए। तो जितने भी देश थे, उन देशों ने मिलकर एग्रीमेंट, ठीक है, संकल्प 2334 को पारित किया। चलिए, अब हम देखते हैं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। थोड़ा सा आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाता हूं कि आखिर ये इजराइल क्या है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में विवाद क्या है, किस तरीके से एक यहूदी देश बना है एकदम मध्य पूर्व में, और किस तरीके से वो इतना पावरफुल बन गया है कि आज वो, अगर आप उसका क्षेत्रफल देखेंगे, अगर आप उसकी जनसंख्या देखेंगे, मानचित्र में तो एक बार में दिखेगा भी नहीं, उसके बावजूद इतना ताकतवर देश है कि हर विश्व की जो सबसे बड़ी शक्ति है अमेरिका, वो भी उसका समर्थन चाहती है। चलिए देखते हैं। जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच भूमि के एक टुकड़े को लेकर यहूदियों और अरबों के बीच में 100 वर्ष से भी अधिक समय से संघर्ष जारी है। जॉर्डन नदी और जो भूमध्य सागर है, उन दोनों के बीच में एक छोटी सी जमीन है, इसको लेकर यहूदी और जो अरबी मतलब हो गए मुस्लिम, उनके बीच में 100 सालों से भी लंबा संघर्ष चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि विश्व में दो प्रकार के धर्म हुए हैं। विश्व में दो प्रकार के धर्म हुए हैं। एक प्रकार के जो धर्म हुए हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है हमारे इंडिया से, और एक प्रकार की जो धर्म है, इनकी उत्पत्ति आप मान लो इजराइल से, ठीक है, इजराइल या उसके आसपास के क्षेत्र में। जो भारत के धर्म है, उन धर्मों को आप वैदिक धर्म या भारतीय धर्म कह सकते हैं। इसमें आता है एक तो आपका सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म के बाद में जैन और बौद्ध, जब भारत में नगरीकरण हुआ था तब ये दो धर्म आए थे, और उसके बाद में एक धर्म और आया जिसका नाम है सिख। ये विश्व के जो 4 प्रमुख धर्म है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही है, और भी धर्म है, लेकिन जो 4 प्रमुख धर्म है, इनकी जननी माना जाता है हमारे इंडिया को। और इसी तरीके से इजराइल के अंदर जो धर्म है, वो है एक तो आपके यहूदी जिन्हें कहा जाता है ज्यूस, उसके बाद में है इस्लाम, और उसके साथ में जो तीसरा धर्म है उसे कहा जाता है आपका ईसाई। ठीक है, ये 3 धर्म है दुनिया में जिनकी उत्पत्ति आपके ये इजराइल से मानी जाती है, और 3 धर्मों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? भारत से। इन तीनों धर्मों को एक साथ जॉइंट रूप से कहा जाता है अब्राहम धर्म। ठीक है, क्या कहा जाता है? अब्राहम धर्म। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन तीनों धर्मों की जो उत्पत्ति हुई है वो एक पुरुष से हुई है। जैसे हमारे धर्म में माना जाता है कि सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? सबसे पहले ब्रह्मा जी जो दुनिया को जन्म देते हैं, आप मान लो कि ब्रह्मा के पैरनन इन 3 धर्मों में अब्राहम है। तो इसलिए ये तीनों धर्म होने तो क्या चाहिए? भाई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इन तीनों धर्मों में कभी आपस में नहीं बनी। विशेषकर जो यहूदी और इस्लाम है, ये दोनों धर्म आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इन धर्मों में ये माना जाता है कि ये दोनों धर्म के जो सिद्धांत है ये आपस में बनते नहीं हैं। ऐसे में मध्य पूर्व में एक क्षेत्र है जहां पर इजराइल की स्थापना हो जाती है, जो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। उसके बीच में एक आपके यहूदी देश आ जाता है, तो इसे मुसलमान किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे? और उसके साथ में अगर उस देश में मुसलमानों पर अत्याचार होगा तो उसके पड़ोसी देश किस प्रकार से ट्रीट करेंगे? यहाँ पर इजराइल ने क्या करा? दुनिया भर के जितने भी यहूदी थे, उन यहूदियों के लिए एक देश बनाया। ठीक है, इन यहूदियों पर इस्लाम से तो इनका विरोध था, उसके साथ ही हिटलर ने भी इन पर अत्याचार करा, इसलिए एक ऐसी डिमांड हो गई थी कि इनके लिए अलग देश बनाया जाए। उसके बाद में दोस्तों कि यहाँ पर जो पहले से लोग रहते थे वो फिलिस्तीनी थे। उन फिलिस्तीनियों पर जब इनके द्वारा अत्याचार किया गया तो और ज़्यादा विवाद बढ़ गया। वर्तमान तक इनका विवाद चल रहा है। तो ये पूरी की पूरा कॉन्सेप्ट है, खासकर धर्मों को लेकर। ये आपसे कभी पूछ सकते हैं कि विश्व के जो 2 धर्म है उनकी जननी एक तो भारत और एक इजराइल। भारत के धर्म जिनके आप कह सकते हैं आर्यन धर्म या वैदिक धर्म, वो हैं आपके हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। और जो इजराइल से
ठीक है, या उस क्षेत्र से जहां पर आज इजराइल स्थित है, वहां से यहूदी इस्लाम और ईसाईयत प्रारंभ हुई थी। चलिए, उसके बाद में 1882 से 1948 के बीच दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन में एकत्रित हुए। इतिहास में इस घटना को अलीयाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1882 से 1948 तक दुनिया भर के जितने भी यहूदी हैं वो सारे के सारे उस समय जो देश था जिसका नाम था फिलिस्तीन, वहां पर एकत्रित हुए। इस घटना को क्या कहते हैं? अलियाह कहा जाता है। 1917 में पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य का पतन हो गया और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। फिर प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। उस दौरान क्या हुआ? तुर्क साम्राज्य का विघटन हो गया और फिलिस्तीन, जिसे तुर्क साम्राज्य का आशीर्वाद प्राप्त था, वो फिलिस्तीन एक तरीके से ब्रिटेन के हाथों में आ गया, गुलाम हो गया। उसके बाद में इस क्षेत्र में अभी जो 1917 की कंडीशन है, 1917 में बहुसंख्यक अरब निवासी, अरब के लोग थे, वो बहुसंख्यक थे और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में थे यहूदी। ठीक है, सिचुएशन याद रखना। अभी जो लोग कहते हैं कि इजराइल में अगर यहूदी हट जाएं तो यहूदियों के लिए बचेगा क्या, लेकिन आप 1917 में देखो ना, 1917 में तो ये माइनॉरिटी में थे। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में इस क्षेत्र में ब्रिटेन का कब्जा होने के बाद फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने के उद्देश्य से बाल्फार घोषणा जारी की। यह शब्द याद रखना, कई बार आपको पूछा जा सकता है। बाल्फार घोषणा जारी करी जब ब्रिटेन का कब्जा हो गया, तो ब्रिटेन ने यह कहा कि अब इस क्षेत्र में फिलिस्तीन जिसे कहा जाता है, इसमें दुनिया भर के यहूदी आ सकते हैं, रह सकते हैं। इस घोषणा को, इस डिक्लेरेशन को कहा गया बाल्फार डिक्लेरेशन। जबकि उस समय फिलिस्तीन में बहुसंख्यक आबादी अरबों की थी, समझ गए? उस समय मेजोरिटी अरबों की थी, लेकिन ब्रिटेन ने जब वहां पर गुलाम बना दिया, ठीक है, तो उसके बाद में उसने कहा कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस जगह जूस को करूंगा, क्योंकि एक तरीके से ब्रिटेन उनका समर्थन चाहता था। ईसाईयत चाहती थी कि मैं यहूदी लोगों का समर्थन हासिल करूं, ताकि अगर भविष्य में कभी इस्लाम वर्सेज ईसाईयत हो तो उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारे साथ हो। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है। उसके बाद में यहूदियों ने बाल्फार घोषणा का समर्थन करा, फिलिस्तीनियों ने इसे मानने से अस्वीकार कर दिया। सीधी सी बात है, फिलिस्तीनी क्यों मानेंगे? फिलिस्तीनी कहेंगे यार हमारा देश है, हम बहुसंख्यक है, आप कह रहे हो पूरी दुनिया से यहूदियों को यहां बसा दें, तो हम कहां जाएंगे? तो बाल्फार डिक्लेरेशन जो ब्रिटेन ने करी थी, उस डिक्लेरेशन का विरोध किसने करा? विरोध करा था आपके अरबों ने। क्यों करा? फिलिस्तीनियों ने, क्योंकि सीधी सी बात है उनकी जगह आ रहे थे। समर्थन कौन करेंगे? यहूदी करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी काफी लंबे समय से डिमांड थी कि हमारे लिए एक देश हो। उसके बाद में कुछ समय पहले ही यूरोप में हुए होलोकास्ट में लगभग 6 मिलियन यहूदी मारे जा चुके थे और इस कारण से एक पृथक यहूदी राज्य की मांग तेजी से चल रही थी। होलोकास्ट यानी कि एक नरसंहार हुआ। इस नरसंहार में यहूदी मारे गए, बाद में हिटलर ने भी करा था। तो इस तरीके से यहूदियों के प्रति एक सिंपैथी भी थी। चलिए, यहूदियों ने फिलिस्तीन को अपना प्राकृतिक घर बनाते हुए इस पर दावा किया। दूसरी ओर अरबों ने भी अपनी जमीन को नहीं छोड़ा और अपना दावा कायम रखा। ठीक है, यहूदियों ने, अब क्या हुआ? ऐसी कंडीशन में पूरी दुनिया से यहूदी लोग आने लग गए। ठीक है, यहूदियों ने कहा कि हाँ, ये तो हमारा प्राकृतिक घर है, हम तो यहाँ पर दावा करेंगे। और जो फिलिस्तीनी लोग रह रहे थे, जो अरबी थे, वो कह रहे थे कि हम तो ऑलरेडी बहुसंख्यक है, हम क्यों अपना दावा छोड़े। तो अपने आप एक मिडिल ईस्ट के अंदर ब्रिटेन के द्वारा एक ऐसा बीज बो दिया जो आज तक चल रहा है। चलिए, अब क्या है? अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी, उस समय की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किसका साथ दिया? उन्होंने साथ दिया यहूदियों का। क्यों दिया? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, प्रथम विश्व युद्ध में विजेता देश कौन थे? मित्र देश थे। ब्रिटेन किस में आता है? मित्र देश में आता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर दूसरा, यहूदियों के साथ रियल में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था पिछले कुछ समय में, तो एक यहूदियों के लिए सिंपैथी भी थी। इन सब कारणों से अचानक से, और तीसरा कारण क्या है कि ये जो अरब राष्ट्र थे, इनके बारे में माना जाता था कि अरब राष्ट्र, और अरब राष्ट्र में तुर्की भी आ गया। ठीक है, तो ओटोमन साम्राज्य सब कुछ आ गया, जो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ ही लड़े थे। तो अपने आप ये हो गया कि भैया इनको ठिकाने लगाना है। इस तरीके की सोच के कारण इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उस समय यहूदियों का साथ दिया था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन को एक पृथक यहूदी देश और अरब देश में विभाजित करने के पक्ष में मतदान किया, जिसमें यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया गया।
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करा? यूनाइटेड नेशन ने कहा कि भैया चलो ठीक है, ये दो देश हैं, एक साथ रह रहे हैं, ये दोनों देश अलग अलग हो जाएंगे और जो यरूशलेम है जिसे राजधानी कहा जाता है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके एक अंतरराष्ट्रीय शहर, इंटरनेशनल सिटी बन जाएगी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब सीधी सी बात है, इसको कोई नहीं मानेगा। विभाजन की इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया, यहूदी नेताओं ने उस समय स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देश ने इसे खारिज कर दिया और कभी मान्यता नहीं दी। ठीक है, सीधी सी बात है, मान्यता नहीं दी क्योंकि वो उसे अपना प्राकृतिक घर मानते थे। चलिए, उसके बाद में इजराइल का निर्माण और विनाश। ठीक है, इजराइल का निर्माण हुआ तो विनाश किसका हुआ? सीधी सी बात है, अभी देखते हैं। वर्ष 1948 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र से अपना नियंत्रण वापस ले लिया। ठीक है, ब्रिटेन ने कहा कि चलो ठीक है, अब हम इसको आज़ादी देते हैं, और जैसा ब्रिटेन करता जाता है, साथ साथ में समझिए आप, हमारे देश में लगभग वही टाइम है, 1 साल पहले हमारे देश को आज़ाद करा। आज़ाद कराते समय हमारे देश को भी कहा कि अब ये दुनिया में 2 देश है, और 2 ही नहीं, 550 से ज़्यादा रियासतों को भी अलग आज़ाद कर दिया था। ये तो भला हो लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में योगदान दिया, वरना ब्रिटेन वाले तो हमारे क्षेत्र को भी तहस नहस करने वाले पे उमादा थे। और उसके बावजूद ठीक है, भारत पाकिस्तान हुआ, विभाजन हुआ, इतनी बड़ी मारकाट हुई, सेम का सेम खेल यहां खेला। ठीक है, यहूदियों ने इजराइल के निर्माण की घोषणा कर दी। जैसे ही ब्रिटेन गया, यहूदियों ने कहा कि आज के बाद ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक देश है, जिस देश का नाम क्या है? इजराइल। और जब यहूदी इजराइल बनाने की घोषणा करेंगे तो फिलिस्तीन क्या करेंगे? फिलिस्तीन ने इसका विरोध करा, किंतु यहूदी पीछे नहीं हटे और इसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसी दौरान पड़ोसी अरब देशों ने भी इस क्षेत्र पर हमले करे, किंतु इजराइल सैनिकों ने इन्हें परास्त कर दिया। इस लड़ाई के बाद हजारों फिलिस्तीनियों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। इस घटना के लिए अल नकबा या विनाश कहा जाता है। समझ में आ गया? ब्रिटेन गया, यहूदियों ने कहा इजराइल है, फिलिस्तीनियों ने विरोध करा, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीनी स्टार्ट हो गया। फिलिस्तीन के हेल्प करने के लिए चारों तरफ से बैठे हुए अरब के लोग भी उसके साथ शामिल हो गए। इजराइल ने सबको हरा दिया। हराने के बाद फिलिस्तीनियों का क्या प्रारंभ हुआ? विनाश प्रारंभ हुआ। चलिए, लड़ाई के समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र के अधिकांश भूभाग को इजराइल ने अपने अधीन कर लिया, कैप्चर कर लिया। इजराइल ने कहा भैया पहले तो हम आधा कर रहे थे, पर अब कुछ नहीं देंगे। चलिए, उसके बाद में क्या हुआ? फिर जॉर्डन का इजराइल के साथ युद्ध हुआ, जिसमें वेस्ट बैंक कहे जाने वाले क्षेत्र पर जॉर्डन ने अपना कब्जा कर लिया और गाजा पर मिस्र ने अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, जॉर्डन का इजराइल से साथ युद्ध हुआ, वेस्ट बैंक कहने वाले क्षेत्र पर जॉर्डन का कब्जा हो गया, गाजा पर मिस्र का अधिकार हो गया, यरूशलेम शहर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। पूर्व भाग पर जॉर्डन का अधिकार है, पश्चिमी भाग पर इजराइल का नियंत्रण है। ठीक है, जो यरूशलेम है यह 2 भाग पर है। ठीक है, ईस्ट वाले क्षेत्र है, यहाँ पर किसका अधिकार है? यहाँ पर आपके जॉर्डन का अधिकार है, और उसके साथ में अगर आप वेस्ट देखें तो यहाँ पर इजराइल का अधिकार है। ठीक है, अभी तक किसी भी औपचारिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए। इस क्षेत्र में होने वाले तनाव के लिए प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहराता रहता है। इस क्षेत्र में लड़ाई होती रहती है, लेकिन ये जितना क्लियर है ईस्ट वेस्ट, उतना क्लियर है नहीं। कई बार दोनों ही पक्षों के द्वारा इधर से उधर जाने का कोशिश की जाती है और हमें एक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। इस कारण से क्या है, विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है। 1967 में इजराइल सेना ने पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, सीरिया की गोलन हाइट, गाजा और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1967 तक क्या हुआ, इजरायली सेना ने ये जो पूर्वी यरूशलेम है जहाँ पर कब्जा था, पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, सीरिया की गोलन हाइट, गाजा, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप, यानी कि बहुत सारे दूसरे देशों के क्षेत्र पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब वर्तमान परिदृश्य क्या है, ये पूरी की पूरी कहानी इसलिए बताई कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आए। चलिए, इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है, हालांकि इसने गाजा पर अधिकार छोड़ दिया है, किंतु संयुक्त राष्ट्र अभी भी भूमि के इस भाग को अधिकृत क्षेत्र का हिस्सा ही मानता है। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी होने का दावा करता है। फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र होने की दावा करते हैं। इजराइल कहता है कि अब मैं कोई ईस्ट नहीं, कोई वेस्ट नहीं, पूरा यरूशलेम मेरी राजधानी है, जबकि फिलिस्तीनी कहते हैं कि भविष्य में कोई फिलिस्तीनी देश बनेगा, उस फिलिस्तीनी देश की राजधानी कौन सी होगी? ईस्ट यरूशलेम। चलिए, और
अमेरिका जो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, अमेरिका पूरे के पूरे यरूशलेम शहर पर इजराइल के दावे को मान्यता देने वाले गिने चुने देशों में से एक है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये माना जाता है कि जो ज्यूस लॉबी है, यहूदी लॉबी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर यहूदियों को दुखी नहीं करना चाहती है। इसलिए अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में वो पूरे के पूरे यरूशलेम शहर पर इजराइल के दावे को मान्यता देता है। पूर्वी यरूशलेम में अल अस्का मस्जिद के संबंध में इजराइल की कार्रवाइयों को लेकर हाल ही के महीने में तनाव बढ़ गया है। अल अस्का, अल अक्सा भी इसको कई जगह कहा गया है। इस मस्जिद के संबंध में तनाव हुआ। अब देखिए, इतने डिटेल में क्यों पढ़ाया, आपको पूरी की पूरी जानकारी पता हो गई। परीक्षा में पीएसआई के पेपर में यह पूछा था, अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है, यह समझ में आया। इसीलिए कहते हैं डेप्थ में पता होना चाहिए। हमें पूरी कहानी पता लग गई। आज के बाद में अगर आरएस मेंस में भी ये प्रश्न आता है तो भी हम उसे करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए, अब वेस्ट बैंक की अवस्थिति क्या है। यह पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागरीय तट के पास में एक स्थलबद्ध क्षेत्र है। पूर्व में इसकी सीमा जॉर्डन से मिलती है तथा दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में ग्रीन नाइल द्वारा इजराइल से पृथक होता है। जो वेस्ट बैंक है, इसकी सीमा जॉर्डन से मिलती है अगर हम ईस्ट में देखें, और बाकी 3 डायरेक्शन में ग्रीन नाइल द्वारा इजराइल से अलग होता है। वेस्ट बैंक के अंतर्गत पश्चिमी मृत सागर तट का काफी हिस्सा आता है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपका मानचित्र है। ठीक है, ये आपके गोलन हाइट्स हो गई, ठीक है, लेबनान हो गया, ये वेस्ट बैंक है, गाजा है, इजराइल है, जॉर्डन है। ये पूरी की पूरी चीज है। मैं बार बार ये कहता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, अब हमें मानचित्र का भी पता लग गया तो निश्चित रूप से हम कहीं नहीं रुकेंगे। चलिए, इस क्षेत्र की बस्तियां और विवाद ये भी लगे हाथों देख लेते हैं। वर्ष 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद वेस्ट बैंक पर जॉर्डन द्वारा कब्जा कर लिया था। इजराइल ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध, ठीक है, 6 दिवसीय युद्ध के पश्चात इसे वापस छीन लिया। तब से वेस्ट बैंक पर इसका अधिकार है। 1948 पर जॉर्डन का अधिकार हुआ, लेकिन सिर्फ 6 दिनों की लड़ाई हुई अरब इजराइल ने, तब इजराइल ने छीन लिया। लड़ाई में इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की ज्वाइंट मिलिट्री को हराया था। इजराइल को वेस्ट बैंक में लगभग 130 औपचारिक बस्तियों का निर्माण किया है। पिछले 20-25 सालों के दौरान इस क्षेत्र में इसी तरह की कई छोटी अनौपचारिक बस्तियां विकसित हो चुकी है। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल ने जब देख लिया कि भैया भविष्य में कुछ और नुकसान हो सकता है, तो अब वहां पर बस्तियां बसाना प्रारंभ कर दिया, अपने लोग बसाना प्रारंभ कर दिया। चलिए, इस क्षेत्र में 4 लाख से अधिक इजराइल उपनिवेशी निवास करते हैं। उनमें से कई यहूदी धार्मिक लोग इस भूमि पर बाइबिल के अनुसार अपने पैदाइशी हक का दावा करते हैं। जिसकी लाठी उसका भैंस, ठीक है। इस आधार पर उन्होंने कह दिया कि भैया हमारा ये घर है। क्यों? क्योंकि बाइबिल के अंदर लिखा गया है कि यहूदियों का, ये खासकर जो धार्मिक यहूदी है, उनका घर ये वेस्ट बैंक है। समझ में आया? चलिए, उसके बाद में इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 26 लाख फिलिस्तीनी निवास करते हैं। जब 1967 में इजराइल द्वारा भूमि पर कब्जा किया गया, तब इसने यहूदी लोगों को इस स्थान पर बसने की अनुमति दी, लेकिन फिलिस्तीनियों द्वारा वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी भूमि पर अवैध कब्जा माना जाता है। उसने कहा, फिलिस्तीन कहते हैं कि भैया आपने अवैध इनलीगल तरीके से हमारे कब्जा कर रखा है। अब है इन बस्तियों की वैधानिक स्थिति, ठीक है। ये तो हो गया हमारी इस समय क्या परिस्थिति है, लीगल कंडीशन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी क्या मानती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुसार वेस्ट बैंक में स्थित इजराइल बस्तियां चतुर्थ जेनेवा अभिसमय का उल्लंघन करती है। उन्होंने साफ साफ कहा, आपने बसा तो रखी है, लेकिन ये इनलीगल है भैया, ये लीगली काम नहीं है। चौथे जिनीवा अभिसमय 1949 के अनुसार किसी क्षेत्र पर कब्जा करने वाली शक्ति अपनी नागरिक आबादी के किसी भी हिस्से को अधिकृत क्षेत्र में निर्वासित या स्थानांतरित नहीं करेगी। ठीक है, याद रखना, किसी भी हिस्से को अधिकृत क्षेत्र में स्थानांतरित या निर्वासित नहीं करेगी। अगर आपने कब्जा करा है तो अपनी जनसंख्या वहां पर नहीं बसाओगे। पर तिब्बत में चाइना भी यही कर रहा है और इजराइल में, यहाँ पर वेस्ट बैंक में इजराइल भी यही कर रहा है। उसके बाद में 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना करने वाले रोम अधिनियम के अनुसार कब्जा करने वाली शक्ति द्वारा इस तरह का कोई भी स्थानांतरण युद्ध अपराध के समान होगा, वार क्राइम के समान होगा, जिसमें सैन्य बलों द्वारा अवैध और निर्दयतापूर्ण संपत्तियों का नुकसान और उन पर कब्जा किया जाता है। चलिए, तो इस तरीके से बहुत डिटेल में हमने इसलिए पढ़ा कि इससे रिलेटेड अगर कुछ भी प्रश्न आए तो आप उसे करने में सक्षम हो जाओ, घबराओ नहीं। एक पूरी की पूरी बिग पिक्चर आपके सामने
सामने क्लियर हो गई है। इजराइल, अरब, फिलिस्तीन, ठीक है, उसमें भारत का रोल, उसमें अमेरिका का रोल, अगर एक निबंध भी आए तो भी आप उसे करने में सक्षम हो पाओगे। चलिए अब हम देखते हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में भरतपुर कल से प्रारंभ करा था, दूसरा अध्याय देखते हैं इसका। राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? राजस्थान का नवीनतम यानी कि 7वां संभाग कौन सा है? अलवर, भरतपुर, अजमेर या जयपुर? तो दोस्तों राजस्थान का 7वां और नवीनतम संभाग है भरतपुर। अगला प्रश्न है, गरुड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? कागा, डीग, रूपावास, वंशी, पहाड़पुर? गरुड़ मेला, ठीक है, सीधी सी बात है, भरतपुर में आयोजित होगा, क्योंकि भरतपुर पर चर्चा कर रहे हैं। भरतपुर के वंशी पहाड़पुर क्षेत्र में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, उषा मंदिर कहाँ है? उषा मंदिर कहाँ है? वो कामा, डीग, बयाना, रूपावास। इस मंदिर को कई लोग मस्जिद भी बोलते हैं। तो उषा मंदिर, उषा मस्जिद कहाँ पर है? दोस्तों ये है आपके बयाना में। प्रारंभ में मंदिर थी, इसको मस्जिद का रूप भी दिया, उसके बावजूद अभी तक इस पर विवाद चल रहा है, कुछ मंदिर कहते हैं, कुछ मस्जिद कहते हैं, ठीक है, बयाना में। अगला है, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर, अलवर, कोटा, जयपुर? कॉमन सेंस का प्रश्न है, भरतपुर के बारे में पढ़ रहे हैं तो भरतपुर, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसे। केवला देव वन अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कहाँ शामिल किया गया? कब शामिल किया गया? 1980, 1985, 1990, 1995? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1985। अगला प्रश्न है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की आन बान शान मानी जाती है। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया? महाराजा सूरजमल, प्रताप सिंह, जवाहर सिंह, उम्मेद सिंह? प्रश्न का उत्तर है सूरजमल। चलिए, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? कामा, डीग, नयाना या रूपावास? डीग को कहा जाता है जल महलों की नगरी। तो इस तरीके से हमने करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन पर चर्चा कर ली है। अब हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं एक प्रश्न, जिस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। उसके साथ आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके रिसर्च करके वो सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर देना, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। चर्चा में रहे आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 124A का संबंध क्या है? देशद्रोह, सांप्रदायिकता, भ्रूण हत्या या दहेज हत्या? इसका उत्तर आप कहाँ करोगे? आपको उत्तर करना है कमेंट बॉक्स में, और जिनका सही होगा उनका उत्तर हम कल बताएंगे और इसी उत्तर के साथ कल की कक्षा प्रारंभ करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।